वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं लेके आई हूँ एचटेट के पीवाईक्यू और एचटेट बिल्कुल ही नज़दीक है। अब आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू सोल्व करके देखोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। तो आप लोगों की डिमांड पर बीच में क्या है, थ्योरी की क्लासेस शुरू कर दी गई थी और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16 तक हम कर चुके हैं, 17 पढ़ने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हम देखते हैं कि जब हम एक क्वेश्चन डिटेल में सोल्व करके देखते हैं तो उसमें 4 बातें हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई? शिक्षण सहायक सामग्री हम क्यों करते हैं? तो कई बार हम जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं और क्या पूछी जा रही है इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो दूसरी बार ट्राई करें। तो चलिए बात करते हैं कि हम जो टीचिंग एड्स है थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, क्योंकि डिटेल में अब समझने के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास। थ्योरी करवा चुकी हूँ मैं, लगभग हर चीज़ है और जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन एचटेट में पूछी जाती है वही चीज़ें मैंने चैनल पर डाल भी रखी है। तो कक्षा में जो टीचिंग एड है वो क्यों यूज करते हैं हम? विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण करने के लिए, ठीक है, कि क्रिएटिंग करना है हमें स्पेसिफिक कंडीशन, शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए और शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो ये तो देखो है, शिक्षण में आवश्यक है कि बच्चा रुचि लेकर पढ़ेगा, लेकिन हमें चूज करना है कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर क्या लग रहा है हमें, कि विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण करेंगे हम, स्पेसिफिक कंडीशन निर्माण करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा और इन्वॉल्व रहेगा, उसकी भागीदारी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए तो नहीं कि बर्डन फ्री करना है शिक्षक, जितनी क्रिएटिव हमारी क्लासरूम होगी उतना ही बच्चा ज़्यादा सीखेगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षण सामग्री की सहायता से यूज करना पूछा जा रहा है। तो हम टीचिंग एड्स का यूज कर रहे हैं तो अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं कर रहे, हम बच्चों को अलग जो लर्निंग करवानी है उस चीज़ को समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं टीचिंग एड्स का। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? हमने बात की थी, 2 तरह की अभिप्रेरणा होती है, एक इंटरनल होती है। इंटरनल का मैंने बताया था कि इंटरनल क्या है, बच्चा खुद मोटिवेटेड है और ये जो इंटरनल मोटिवेशन है ये एडोलेसेंस के बाद समझ में आती है, जब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है। कई बच्चे इससे पहले भी गेन कर लेते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है कि खुद बच्चे को, ठीक है, मोटिवेशन नहीं देनी पड़ती, ठीक है, कि अरे वाह वाह आपने बहुत अच्छा किया, कि दूसरे के द्वारा, टीचर द्वारा, पेरेंट्स द्वारा कोई मोटिवेशन नहीं दी जा रही, वो होती है। और जो बाहर टीचर्स है, पेरेंट्स है, वेरी गुड है, आपने बहुत अच्छा किया, ये चीज़ें, ये क्या है, ये चीज़ें एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है जो बाहरी रूप से हमें मिलती है। या पूछा जा रहा है इंटरनल मोटिवेशन। तो विद्यालय फुटबॉल की टीम में चयन हो गया, तो ये इंटरनल है, एक्सटर्नल होगी ये, ठीक है। कई बार क्रॉस करते रहना जो आंसर नहीं है। सवे के समस्या का समाधान करना, यानी खुद के लिए जो समस्या है उसका समाधान करना है। जन्मदिन पर पोशाक मिलना, यह सही विकल्प सही है। तो जन्मदिन पर पोशाक मिली, ये तो एक्सटर्नल है, किसी ने दी है बाहर के लिए। और विद्यालय की फुटबॉल में टीम में चयन हुआ है, बच्चे ने अच्छा खेला, तो ये भी बाहरी रूप से बच्चे को मोटिवेटेड किया जा रहा है। तो सवे के लिए समस्या का समाधान करेगा बच्चा, या ठीक है, खुद की प्रॉब्लम है बच्चा खुद ही सोल्व करेगा। तो राइट ऑप्शन इज रहेगा बी वाला। क्यों? क्योंकि बच्ची की खुद की प्रॉब्लम है और खुद ही सोल्व कर रहा है, कोई उसे मोटिवेशन नहीं दे रहा कि हाँ आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सही विकल्प नहीं होंगे सही। नेक्स्ट है, आगे नेक्स्ट है रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक में द कंडीशन ऑफ लर्निंग, मैंने बताया है ये सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, तो 8 प्रकार बताए हैं, ठीक है। अलग अलग है, स्टेप में चलते हैं, इनको आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। 8 टाइप बताए हैं रॉबर्ट गेने ने, इसको डिटेल में कर रखा है हमने। और रॉबर्ट गेने ने उद्देश्य भी दिए हैं, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य है और मनोविश्लेषणात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्य है। जो सिप्सन है वो अलग अलग चीज़ों पर काम किया है उन्होंने। तो 8 प्रकार दिए हैं इन्होंने अपनी दी कंडीशन ऑफ लर्निंग। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो सिंपल है, 8 प्रकार दिए हैं।
द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, ये किससे संबंधित है? यानी क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे क्या है अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय नहीं करते। ठीक है, तो वो कम आनंदित महसूस करते हैं, किस चीज़ से जुड़ा होगा? शारीरिक विकास से, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। मेंटल विकास से, लैंग्वेज डेवलपमेंट से, तीनों का कोई लॉजिक नहीं होगा। कम आनंदित होगा क्योंकि वो मम्मी पापा के साथ रह रहकर बोर हो चुका है बच्चा। अब समाज में दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ घुल मिल के बच्चा क्या है, नया लर्निंग करना चाहता है, नया सीखना चाहता है। तो यहाँ होगा सामाजिक विकास से, बच्चे के सामाजिक विकास से, क्योंकि पेरेंट्स के साथ रह रहकर वो बोर हो गया है, वह अपने फ्रेंड के साथ समाज में, सोसाइटी में खेलना चाहता है। तो ये सामाजिक विकास से जुड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? यानी बच्चे की पर्सनैलिटी का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो सबसे ज़्यादा काम किया था आलपोर्ट ने किया था। ठीक है, थोड़ा सा वो जो पर्सनैलिटी की वीडियो है उसको डिटेल में नहीं कर पाए हम, तो कोई बात नहीं, वहाँ से क्वेश्चन आलपोर्ट ने, ध्यान रखना, आलपोर्ट ने सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी पर काम किया था। और पर्सनैलिटी को अंतराव्यक्तिक, ठीक है, मनोदेहिक अवस्थाओं का संगठन माना है, मनोदेहिक। ठीक है, मनोदेहिक माना है। जहाँ भी आपको ये वर्ड दिख जाए, मनोदेहिक शारीरिक संरचनाओं का संगठन माना है आलपोर्ट ने, कि पर्सनैलिटी वो है जो मन और देह, शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर बनती है। तो क्या पूछा जा रहा है? पर्यावरणीय कारक से संबंधित है। सामाजिक कारक भी सोशल फैक्टर आएंगे, कल्चर फैक्टर्स आएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे, तो एनवायरनमेंट के ये सभी सही होंगे। ठीक है, तो सही विकल्प भी सही है। तो समाज है, संस्कृति है और इकोनॉमिकल जो फैक्टर है वो सारे के सारे पर्यावरण के घटक है। ठीक है, जिससे क्या है, अपनी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है। समाज भी करेगा, कल्चर भी करेगी, और जो हमारा पैसा है, हमारे पास अमीर है, गरीब है या मिडिल फैमिली है, वो चीज़ें भी हमें प्रभावित करेगी। ये देखो, वृद्धि और विकास के कम से कम आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर नहीं के कंसेप्ट में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। वृद्धि एवं विकास 2 अलग अलग आयाम है, बताया था मैंने कि ये हमारा डेवलपमेंट है, और इसी के अंदर हमारी जो ग्रोथ है वो शामिल है, इंक्लूड है। वृद्धि और विकास 2 अलग अलग आयाम है, तो बिल्कुल सही है ये। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये नहीं है भाई। नेक्स्ट भी पढ़ेंगे एक बार। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, बिल्कुल ये हमारा डेवलपमेंट है और ये विकास है, इसी का एक भाग है। विकास तत्प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। तो वृद्धि क्या है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। एडोलोसेंस एज के बाद क्या है, वो ख़त्म हो जाती है जब बच्चा मैच्योर हो जाता है। अगर वृद्धि के एस्पेक्ट में क्या चीज़ें आती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, ठीक है, जिसे मापा जा सकता है। अब हाइट है, वेट है, बच्चे का माप सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि बच्चे की हाइट है बढ़ती रहेगी। इसी तरह आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी एग्जाम्पल उठा ले, ऐसे ही पेड़ क्या है, एक समय के बाद पेड़ की वृद्धि रुक जाती है, एनिमल्स की वृद्धि रुक जाती है। अगर ऐसा ही होता रहा तो पता नहीं हम एक दिन हाइट में कहीं पहुंच जाते, जबकि ऐसा नहीं होता। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। मैच्योरिटी आने के बाद लगभग लड़कियों में 18 साल और लड़कों में 21 साल तक क्या है, जो हाइट है, वो वेट है, सारी चीज़ें बच्चे में मैच्योर हो चुका होता है और वृद्धि बच्चे की समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल DSSB, HTET, CTET एक एग्ज़ाम भी आप उठा के देख लेना, ये पैरेलल प्ले के बारे में तो पूछा जाता है, और ख़ासकर छोटे बच्चे PR टीम है, ठीक है। तो समूह में खेलना क्या होता है, पैरेलल प्ले पूछा जाता है। छोटे समूह में सहभागिता, रोल प्ले या अलग अलग खेलना, तो इसे बोलते हैं प्लेइंग सेपरेटली। क्यों, कारण क्या है, इसमें बच्चे क्या है, छोटे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है खासकर ये क्वेश्चन, कि जो पैरेलल प्ले है, बच्चे खेलेंगे सेम चीज़ से। मान लो 4 लड़कियां खेल रही है और वो डोल से खेल रही है, तो वो डोल से खेल रही है ना, तो उनका अलग अलग ग्रुप बना लेगी। ग्रुप नहीं, सिंगल खेलेंगे बच्चे। एक बच्चा यहाँ खेल रहा है, एक यहाँ खेल रहा है, एक यहाँ खेल रहा है, एक यहाँ खेल रहा है, सबका अपना अलग अलग सामान है, कोई भी सहभागिता नहीं होगी, ना ग्रुप में खेलेंगे, बच्चे अलग अलग खेलेंगे। ये बच्चा पर्सनल खेल रहा है, इसको बाकी 3 बच्चे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है।
ये भी इसी तरह अपनी मस्ती में मस्त है, अपने सामान के साथ खेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। तो बच्चे क्या है, प्लेइंग सेपरेटली, अलग अलग खेलते हैं, चाहे वो सेम सामान से खेल रहे हो, सभी के पास डॉल भी हो सकती है, बॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो, दूसरों को वो बच्चे नहीं खिलाएंगे, खुद खेलेंगे, अकेले खेलेंगे। तो प्लेइंग सेपरेटली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावनात्मक पक्ष की नहीं है? क्या पूछा जाता है? अफेक्टिव डोमेन, इमोशनल चीज़ की नहीं है पूछा जाता है। स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम चीज़, ठीक है, कि सही है या गलत है, तो ये चीज़ तो जुड़ेगी। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन भी इमोशनली अटैचमेंट से होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। हम बात भी उसी की मानेंगे जिससे हमें हमारी जो फिजिकल जो इमोशनल अटैचमेंट है वो जुड़ी हुई है। फ़र्क करना, ठीक है, कंपैरिजन करना या प्रभावित करना। इन्फ्लुएंस, प्रभावित भी हम तभी कर सकते हैं जब हम अफेक्टिव डोमेन का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि सामने वाला क्या है, अफेक्टिव है, इमोशनल है, तो स्वीकार करना होगा, स्वीकारना होगा, इसमें से नहीं पूछा जा रहा है। स्वीकारना यानी एक्सेप्ट की जा रही है कोई चीज़, या आज्ञा पालन है, फ़र्क करना, कंपैरिजन करना, ठीक है, ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो वस्तुओं में, तो वहाँ क्या है, हम अफेक्टिव डोमेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कि कोई भी दो चीज़ है, ये अच्छी है, ये बुरी है, उसके आधार पर हम ले लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे हम अफेक्टिव डोमेन पर, ठीक है, हमारे बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें, अच्छे स्कूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो स्वीकार कर रहे हैं। आज्ञा पालन हो गया, ओबे हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभावित करना, तो ये तीनों चीज़ें अफेक्टिव डोमेन से जुड़ेगी। फ़र्क करना, कंपैरिजन करना, डिफ्रेंशिएट करना, ये चीज़ नहीं जुड़ेगी। अब आ जाओ भाई, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। अब जे चंडीगढ़ बीआरटी के लिए मैंने कम से कम 8 से 10 क्लासेस ली है, उसमें मैंने डिटेल में करवा रखा है। हर्बर्ट का मॉडल भी, मॉरिसन का मॉडल भी डिटेल में करवा रखा है। तो जो स्मृति स्तर के जो शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है भाई? हर्बर्ट रहेंगे, ठीक है। मेमोरी लेवल है, जो मेमोरी लेवल के का कंसेप्ट देने वाले जॉन एफ हर्बर्ट थे, ठीक है। मॉरिसन ने अलग कंसेप्ट दिया था और हर्बर्ट ने अलग कंसेप्ट दिया था। ये बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जा रहा है। 3 तरह के मॉडल होते हैं। स्मृति जो लेवल है वो सबसे निम्न स्तर का होता है, उसके बाद अलग लेवल आता है, 3 लेवल है ये अलग अलग तरह के। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेडागोजी से रिलेटेड है। विद्यार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है। कि इन ये विधियां दे रखी है, पेडागोजी है ये, ठीक है। व्याख्यान विधि अलग होती है, वस्तुनिष्ठ है, अंतर्निरीक्षण विधि है। तो हमें विद्यार्थी का इंटरेस्ट जानना है और एप्टीट्यूड जानना है, तो हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे जिससे हमें 100% रिजल्ट एक्यूरेट मिले? तो कौन सी विधि होगी भाई? वस्तुनिष्ठ प्रेषण विधि, अंतर्निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। वस्तुनिष्ठ में क्या है, हमें ज़्यादातर वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत तरह की विधियाँ होती है। निबंधात्मक में क्या होता है, जो हम ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखते हैं, तो किसी बच्चे ने 4 लाइन लिख दी, किसी ने 8 लिख दी, तो उसके हिसाब से क्या है, बच्चे को 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए। उसके हिसाब से वैध एवं जो विश्वसनीय निष्कर्ष है ना, उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम अपने हिसाब से, अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसके हिसाब से बच्चे को नंबर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ बच्चे को सब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की समझ है, तो वहाँ हम वस्तुनिष्ठ है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए हमारे जो एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो वहाँ हम नंबर नहीं काट सकते। इसमें इंट्रोपिटिशन मेथड में भी क्या है, अंतर्निरीक्षण विधि में भी क्या है कि जो ऑब्जर्वर है या जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो अपने हिसाब से जांच करेगा। हो सकता है वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल, उसकी पर्सनैलिटी अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, उसका समाज अलग है, तो वो अपने हिसाब से होगा, तो ये भी बेस्ट नहीं हो सकता। और एक्सपेरिमेंट में भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का हम एक्सपेरिमेंट करें तो जो रिजल्ट है वो हमें 100% जो वैध और विश्वसनीय मिले, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक और एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? ठीक है, तो 3 तरह की शिक्षण व्यू रचनाएं होती है हमारी, संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है
और मनोगत्यात्मक है। मनोगत्यात्मक को क्रियात्मक भी बोला जाता है। यहाँ हम जो मनोगत्यात्मक में क्या है, फिजिकल रूप से इन्वॉल्व रहेंगे, अपने हाथों पैरों का यूज करेंगे। ये बीएस ब्लूम ने 3 तरह के उद्देश्य दिए थे। सिम्पसन है, उन्होंने भी मिलकर काम किया था। कर्थवाल मसीहा है, उन्होंने भी क्या है, संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक पर सबसे ज़्यादा बीएस ब्लूम ने काम किया था। भावनात्मक पर कर्थवाल मसीहा, और जो क्रियात्मक है सिम्पसन ने किया था। अलग अलग है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। तो कौन सी अधिगम उद्देश्यों को पूरा करेगी? व्याख्यान है, समूह चर्चा है, भूमिका निर्वहन है, या अभिकर्मित अनुदेशन है? तो अभिकर्मित अनुदेशन का कंसेप्ट बीएफ स्किनर ने दिया था। यहाँ तो कुछ रोल नहीं होगा। व्याख्यान में क्या सिर्फ लेक्चर दिए जाएंगे तो बच्चे को वहाँ हम क्या है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, भावनाओं से नहीं जोड़ रहे, और बच्चा खुद क्या है, एक्टिव नहीं है। तो मनोगत्यात्मक पक्षों का हम कैसे उद्देश्य पूरे करेंगे? तो यहाँ होगा भूमिका निर्वहन। अगर बच्चा रोल प्ले कर रहा है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ बच्चा बुद्धि का भी यूज कर रहा है, बच्चे की जो भावनाएं हैं वो भी काम कर रही है, और बच्चा फिजिकल रूप से किसी न किसी चीज़ की भूमिका भी निभा रहा है। तो भूमिका निर्वहन इस चीज़ का राइट ऑप्शन रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का अंग है? यानी हम रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चे को, तो कौन सी प्रक्रिया का ये एक अंग है? तो अधिगम का है। ठीक है, अधिगम अगर बच्चा लर्निंग कर रहा है तो हम उसको क्या है, रीइंफोर्समेंट देंगे। चॉकलेट के रूप में दंड दे दिया, या बच्चा कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं कर रहा, नेगेटिव लर्निंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, पुनर्बलन अधिगम का लर्निंग की प्रक्रिया का एक प्रोसेस है। पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा काम स्किनर और क्लार्क हल ने किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नंबर क्या है, 30। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? कि बच्चे में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, सभी में पाई जाती है। डिटेल में टॉपिक पढ़ चुके हैं हम इसका। तो क्या चीज़ है बच्चे को जो अलग बनाती है? माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि है, नस्ल है, स्थान है। ठीक है, तो हर चीज़ बच्चे को क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए फैक्टर पूछा है, कौन सा कारक जो जिम्मेदार है? हर चीज़ है। माता पिता की मेंटलिटी कैसी होगी? ठीक है, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट, यानी वो किस तरह की सोच रखते हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उस चीज़ का भी बच्चे पर असर आना है। बुद्धि का भी आना है। ठीक है, बुद्धि का तो 100% ही आना है। नस्ल का, रेस, ठीक है, नस्ल का बच्चे पर आएगा। ये भी कारण है कि अलग अलग नस्ल के होते हैं, सेम नहीं होते, ये भी हमें एक तरह से इंडिविजुअल करती है। स्थान का भी आएगा, जहाँ पहाड़ी इलाकों वाले बच्चे अलग दिखेंगे, जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ बच्चे अलग दिखेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ। सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत जो विभिन्नता पाई जाती है वो हमें बुद्धि के हिसाब से मिलती है। ठीक है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, सुपीरियर है, कोई क्या है, अति श्रेष्ठ है, कोई एवरेज है। हर किसी में क्या है, स्किल अलग होती है, और बच्चे अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से क्या है, अलग अलग काम करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए सभी कारक जिम्मेदार है। वैसे माता पिता की मनोवृत्ति भी है, नस्ल भी है, स्थान भी है, लेकिन ये इतना इफेक्ट नहीं डालते। माता पिता का जो एटीट्यूड है वो बच्चे को किस लिए अलग बनाएगा? ठीक है, नस्ल है वो किस लिए अलग बनाएगी, स्थान है वो किस लिए अलग बनाएगी। इनका अगर हम कंपैरिजन करें अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, इनका बहुत कम योगदान रहता है। नस्ल का भी है, स्थान का भी है, माता पिता की मनोवृत्ति फैक्टर है, ये जरूर है, ये मत सोचना ये नहीं है, फैक्टर है ये। नस्ल भी है, स्थान भी है। नस्ल ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है, वो नस्ल है, तो वो इंडिविजुअल विभिन्नता पैदा करता है या नहीं, क्रिएट करेगा, स्थान भी करेगा। जैसे एग्जांपल दिया, माता पिता की सोच भी करेगी। नेगेटिव है तो नेगेटिव जैसी फीलिंग आएगी, बच्चे नेगेटिव सोचेगा। अगर पॉजिटिव है तो उस तरह से क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये बुद्धि है, बुद्धि इस पे प्रभाव डालेगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए बिल्कुल सोच समझ के हमें आंसर देना है। हमें यहाँ क्या है, चारों आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। और आजकल के सिनेरियो में इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एचटेट ने लगभग 3 से 4 साल पहले क्या है, अपने एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टफ
टफ बना लिया है और क्वेश्चन घुमा फिरा के, इतना घुमा फिरा के पूछते हैं कि हमें चारों आंसर सही लगते हैं। तो इस तरह ये जो एचटेट का PYQ है हम कर चुके हैं। इसी तरह कल की सीरीज़ में भी हम एचटेट के PYQ करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PYQ के साथ।